नाभिकीय विखंडन उसमें बता दिए थे। उसी में हम लोग का आंसर पूरा कंप्लीट करने के लिए नाभिकीय संलयन लिख के डैश दीजिए। बोले लिखो, जब हल्के नाभिक मिलकर अत्यधिक ऊर्जा की उपस्थिति में, जब हल्के नाभिक मिलकर अत्यधिक ऊर्जा की उपस्थिति में भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, हल्के नाभिक मिलकर भारी ऊर्जा की उपस्थिति नहीं, भारी ऊर्जा नहीं, अत्यधिक ऊर्जा की उपस्थिति में भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जैसे सूर्य में जैसे सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते रहते हैं, जो एक संलयन नाभिकीय अभिक्रिया है, जो एक संलयन नाभिकीय अभिक्रिया है। हो गया, नाभिकीय अभिक्रिया है। माने अभिक्रिया कई तरह का होता है, दो तरह का, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक नाभिकीय अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि इतना ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है, और एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ से जब अभिक्रिया करता है तो उसमें भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, कौन भाग लेता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ कि नाभिकीय अभिक्रिया जब होगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुमको एक बात पता होगा, पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा। मालूम है प्लाज्मा क्या होता है? नहीं पता है। जैसे पदार्थ में ठोस द्रव गैस होता है, तो ठोस द्रव गैस बोलने का मतलब हुआ कि ठोस भी परमाणु से ही बना है, द्रव भी परमाणु से ही बना है, और गैस भी परमाणु से ही बना है। हम तुम्हें ये कहें कि अगर ये परमाणु से बना है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि मान के चलो तरबूज है, तरबूज को परमाणु अगर मान लेते हैं, थोड़ा देर हम मान लेते हैं कि अगर तरबूज परमाणु है तो उसके अंदर बीज जो है वो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तरबूज को फोड़ के पूरा कूच काच के एकदम सबको एकदम बुकनी बुकनी कूच के एकदम एक जैसा हलवा टाइप का बना दिया, ये हो गया प्लाज्मा। समझ में आया? उसी तरह से परमाणु को देख लो, उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको पूरी तरह से फोड़ दो, ना प्रोटॉन और ना न्यूट्रॉन एक साथ है, ना इलेक्ट्रॉन, सबको इधर उधर कर दिए, सबको बिखेर दिए। ऐसा कुछ अगर हो जाए तो ये तो तभी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो, नाभिक फूट गया हो, एकदम से अलग हो गया हो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एक साथ में ऐसे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था। समझ में? अब होता क्या कि अगर ऐसा हो गया बाई चांस, तो कहीं कहीं पॉजिट्रॉन बना हुआ रहता है। मान के चलो अगर कोई नाभिक फूटता है तो कोई पॉजिट्रॉन है तो E+ होगा, कोई इलेक्ट्रॉन है तो E- होगा, और कहीं दोनों सट गया, टकरा गया, तो दोनों एक दूसरे को मार डालेगा, खत्म। अब खत्म होगा तो एगो एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी जो होगा वो गामा किरण होगा या गामा का फोटोन हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है
और कहीं पॉजिट्रॉन और कहीं इलेक्ट्रॉन बन रहा है और कहीं दोनों मिल गया बाई चांस, ये एक दूसरे के करीब अट्रैक्ट होकर के मिल गया, तो ये दोनों गायब। समझ में आया? और बदले में बनेगा फोटोन, और ये जो फोटोन बनेगा वो किसका बनेगा? गामा का। बात बुझाया? तो ये भी चीज होती है। अब आपको ये समझना है कि नाभिकीय अभिक्रिया कैसे होता होगा, तो उसका उदाहरण भी इसमें पढ़ना होता है। जैसे आप नाभिकीय संलयन आ गए एग्जाम में कि नाभिकीय संलयन क्या है, तो आप तो ये बता दीजिएगा कि हल्के नाभिकों का भारी ऊर्जा की अत्यधिक ऊर्जा की उपस्थिति में भारी नाभिक का बनना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। लेकिन एग्जाम्पल में कैसे दीजिएगा, जैसे समझिए हम यहाँ 1H1 लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रोटॉन। फिर यहाँ पे मान के चलो 1H1 लिखे दिए, इसका मतलब भी क्या है? एक प्रोटॉन। अब ये आगे क्या करेंगे मिलकर अधिक ऊर्जा के लिए, तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा भाई। प्रोटॉन में 1 प्रोटॉन ऐसे लिखते हैं ना, अच्छा ऐसे लिखते हैं। हम ये जानते हैं कि जब अधिक ऊर्जा उनको मिलेगी तो हो सकता है कि कोई एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, अधिक ऊर्जा होगी तो एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बाई चांस चेंज हो गया, तो हम इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो मुझे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लिखना होगा। आप प्लस में ऐसा कुछ लिखेंगे कि ये बैलेंस हो जाए, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? बीटा लिखना चाहिए, और बीटा के बाद यहाँ क्या लिखना चाहिए? 1, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 0। इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन तो बनेगा, साथ में एक प्रोटॉन ज्यों का त्यों रह गया। एक प्रोटॉन क्या बन गया? एक न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन यहाँ रह गया, और साथ में एक E+ बन गया। बोलो क्लियर हुआ? E+ बनता है तो न्यूट्रिनो बनता है, न्यूट्रिनो ले लेते हैं, और भारी मात्रा में क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी, Q। तो अब बोल सकते हैं कि अगर नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो 1H1 1H1 क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे लिखे हैं 1H1 1H1, एक प्रोटॉन है ना, अच्छा उसके बाद एक न्यूट्रॉन है। अब हम बोले हैं कि नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन में तो नाभिक जुटेगा ना, तो जुटेगा तो हाई हाई दोनों एक साथ आ जाएगा, तभी ना नाभिक बनाएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक साथ आ जाएगा, तो अभी भी देखो प्रोटॉन की संख्या एक गो है, प्रोटॉन की संख्या क्या है? एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ आ गया तो दो, बोलो भारी नाभिक बन गया, 1H2 हो गया। अच्छा साथ में आपको क्या मिला? E+, तो हम E+ लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ? न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो लिख दिए, अब प्लस में क्या बना? ऊर्जा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? नाभिकीय संलयन का। बात बुझाया? इसके बाद क्या होगा? मान के चलो ये रिएक्शन बार बार हो रहा है, ऐसे हाइड्रोजन तो और भी जगह रिएक्शन कर रहे होंगे, ये रिएक्शन होते जा रहा है, होते जा रहा है। मान के चलो कि इस तरह का 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आ गया, ऐसा 1H2, पहले तो ये बना, और इस टाइप का कोई और इसके पास आ गया, तो ये तो फिर मिलके नया नाभिक बना सकता है। मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया, 1H2 एक दूसरे के करीब आ भी गया, तो क्या बना सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ से समझते हैं। जैसे 1 मतलब कि एक प्रोटॉन, और 2 मतलब कि साथ में एगो न्यूट्रॉन है, ठीक है। अच्छा ये आपका ये मतलब तो यही ना हुआ 0 1, देखो इसका मतलब तो यही हुआ, एक प्रोटॉन और 2 लिखने का मतलब एगो न्यूट्रॉन भी साथ में है, फिर प्लस, इसका मतलब देखो सेम चीज, एक प्रोटॉन साथ में एक न्यूट्रॉन। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि 2 प्रोटॉन बन जाए, दोनों प्रोटॉन एक साथ में आ जाए। समझ में आया? लेकिन जब अधिक ऊर्जा होगी तो किसी को तो अपना एक रूप बदलना होगा, मतलब या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा। तो जनरली हाइड्रोजन अपने इस अस्तित्व को जल्दी छोड़ता नहीं है, हाइड्रोजन अभी हाइड्रोजन ही रहेगा। अगर तो समझ लो कि अगर ऐसा होता है कि इधर हाइड्रोजन ही रह गया, तब ये पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन तो रहेगा, तो इसका मतलब क्या चेंज हो जाएगा? प्रोटॉन ही किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में। अब ध्यान से समझना ये है कि अगर ये न्यूट्रॉन में चेंज हो भी गया, मान लेते हैं
तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जब बनता है तो आपका E प्लस मिलता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो E प्लस बनता है ना जी। तो इस तरह से इस लोकेशन पर हम क्या लिख सकते हैं, बढ़िया से समझिए, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, आप प्लस में क्या हो जाएगा E प्लस। कितने न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, और कितने प्रोटॉन, 1, ये तो कन्वर्ट हो गया ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक हाइड्रोजन में 3, मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं, माने 2 बोल सकते हो, जैसे कि 1H1 जो दिख रहा है, एगो 1H2 जो बन ही गया, और 1H3। तो H3 का मतलब हो गया कि एक प्रोटॉन तो नेसेसरी है कि रहेगा। हाइड्रोजन का 4 समस्थानिक पढ़े हो क्या, नहीं, 2 ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक ही प्रोटॉन रहने वाला है, और एक प्रोटॉन होने के वजह से एक भार तो है ही, साथ में कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो एक न्यूट्रॉन तो बच गया। तो जब एक न्यूट्रॉन बच गया तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 0N1, फिर प्लस में E प्लस, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो और प्लस में Q। बोलो ये क्लियर हुआ। तो इसको फिर से हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं, हाँ। तो ये वाला 1H2 1H2 क्या बनाएगा, 1H3, फिर प्लस, एगो न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा E प्लस, और साथ में न्यूट्रिनो, अब प्लस में क्या हो जाएगा Q। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 1H3 जिसे आप देख रहे हैं 1H3 और एक 1H2, ये दोनों मिल करके हीलियम नाभिक बना सकते हैं। बात समझ में आया। जैसे 1H2 आप प्लस में 1H3, ये अगर बाई चांस एक दूसरे के करीब में आ गए तो आपका ये क्या बना सकता है, हीलियम नाभिक। अब ये कैसे बना सकता होगा तो देखते हैं। 1H2 का मतलब बताओ, 1H2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ लेते हैं। हमको किसी तरह भी हीलियम नाभिक दिखा देना है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है। तो होता होगा तो कैसे होता होगा, जैसे 1H2, तो 1H2 का मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन साथ में एक न्यूट्रॉन, फिर प्लस 1H3 का मतलब क्या होगा, 1H3 का मतलब हो गया एक प्रोटॉन प्लस में कितने न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। अब ये मिल रहे हैं तो मिल करके क्या बना सकते हैं, तो कुछ पल के लिए नहीं, डायरेक्ट हीलियम नाभिक अगर बना रहे हैं तो हीलियम नाभिक का मतलब बताओ क्या होता है, दो प्रोटॉन, बोलो 2 प्रोटॉन है, हो गया, और साथ में कितने न्यूट्रॉन है, 3 गो है ना, तो 3 गो है तो 2 गो न्यूट्रॉन आ सकता है साथ में, देखो तो आ जाएगा, और साथ में एगो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बच जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो हीलियम नाभिक बनने के पीछे 1H2 और 1H3 एक साथ में मिल जाए तो हीलियम नाभिक बन सकता है। अब प्लस में एगो न्यूट्रॉन आपका क्या होगा, बच सकता है, और साथ में एनर्जी। तो इस तरह से नाभिकीय संलयन जो है आपका होते रहेगा। तो जो अभी हम आपको लिखवाए हैं उसमें जैसे में ये उतार लेना है। चलिए हो गया।
हो गया? चलिए जल्दी, टाइम वेस्ट मत कीजिए, लास्ट टॉपिक है उसको खत्म किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका दीर्घ उत्तरीय में लास्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर, आप रिएक्टर को हिंदी में भट्टी भी बोल सकते हैं, नाभिकीय भट्टी। कभी कभी एग्जाम में नाभिकीय भट्टी के जगह पर परमाणु रिएक्टर भी लिख देता है, तो नाभिकीय रिएक्टर बोल लो चाहे परमाणु, क्योंकि नाभिक तो परमाणु का ही हिस्सा होता है, इसलिए आप परमाणु रिएक्टर भी बोल सकते हैं और नाभिकीय रिएक्टर भी बोल सकते हैं। क्या है इसका सचित्र वर्णन करें, इसका सचित्र वर्णन करें। ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर लिखने का काम होगा। नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, एकदम बढ़िया से सुनेंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। ये करता कैसे, क्या काम है इसका, इसको समझते हैं। आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि यूरेनियम 235, बानबेर यूरेनियम 235 पर जब हम न्यूट्रॉन से इस पर अटैक करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो ये नाभिक के अंदर जाता है और फोड़ देता है इसको। जैसे ही फोड़ता है तो एक आपका क्रिप्टन बन जाता है और एक बेरियम बन जाता है। 2 गो तत्व आपका, जरूरी नहीं होता कि यही तत्व बने, कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जरूरी है कि इसमें से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जरूर बनेगा। 3 गो न्यूट्रॉन आपका बना, बात बुझाया, 3 न्यूट्रॉन बने। अब हम हई चीज नहीं लिख रहे हैं, इसको छोड़ दो, हम खाली किसका बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन। खतरा इसी से है, समझो, सबसे बढ़कर खतरा न्यूट्रॉन ही है। यूरेनियम का अगर कोई नाभिक टूट जा रहा है किसी न्यूट्रॉन के वजह से, तो वो अलग से न्यूट्रॉन जनरेट करेगा। अब ये न्यूट्रॉन अगर इसके पास में कोई और नाभिक है यूरेनियम का, तो ई जाके फिर से यूरेनियम 235 के परमाणु पर अटैक करेगा। समझ में आया? दूसरे अलग अलग यूरेनियम के नाभिक पर ये अटैक करेगा, और फिर ये क्रिप्टन और बेरियम तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन साथ में फिर से कई गो न्यूट्रॉन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ये भी कितना न्यूट्रॉन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, और ये भी 3 न्यूट्रॉन। खतरा और बढ़ गया, इतने सारे न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन हो गए, 9। पहले 3 बना, फिर 9 बना, अब 9 से कितना बनेगा, हाई एगो, फिर 3 गो, फिर 3 गो, फिर 3 गो। बात समझ में आया? 27 गो बनाएगा। अब 27 गो बनाया तो फिर एक ही गो न्यूट्रॉन 3-3 गो बनाएगा, तो ऐसे तो न्यूट्रॉन बनते जाएगा। क्या ये प्रक्रिया लगातार चलती चली जाएगी? और ये लगातार जब जब होगा, बहुत ही मात्रा में, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हर बार क्या होगा, उत्पन्न होगा। ये इसी को कहते हैं परमाणु बम। परमाणु बम का मतलब ही यही हुआ कि आग अगर आप किसी भी तरह किसी भी नाभिक को इस तरह से तोड़ दे, रेडियो सक्रिय को, कि उसमें से लगातार क्या निकलते जाए, न्यूट्रॉन, तो उस न्यूट्रॉन के वजह से और भी नाभिक टूटते चले जाते हैं, और मतलब भरपूर मात्रा में एनर्जी निकलती चली जाती है, और इसके वजह से बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा तबाही मच जाता है। ये जो चीज है, मनुष्य इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हम कैसे इसको रोकें, ये बस में नहीं है। एक बार शुरू हो गया
तो शुरू हो गया। गलती से यूक्रेन में ऐसा ही हुआ था, परमाणु रिएक्टर बनाया गया था, है ना। वहाँ पर एक जगह है, उसी जगह पर, अब जगह का नाम को दिमाग पे नहीं आ रहा, पर वो चीज़ जो है वहाँ पे आप गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा, है ना। उसमें क्या हुआ कि परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के नाभिक को तोड़ करके यूज तो किया गया भाई, उसको तोड़ा तो गया, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। अब कंट्रोल कहाँ पे नहीं हो पाया, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, और धीरे धीरे पूरा शहर बर्बाद हो गया परमाणु बम की तरह। तो नाभिकीय रिएक्टर ये मत समझो कि ये कोई थी, ये परमाणु बम ही है एक तरह से, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने कुछ उपाय सोचा, ठीक है। अब वो उपाय क्या है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। फर्मी का नाम सुना है सब, एनरिको फर्मी। फर्मी फर्मी जो भुगता है तुम लोग, एनरिको फर्मी, ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किया था। और ये कैसे, मतलब इसको कंट्रोल करते हैं, इसी चीज को समझना है। बहुत खतरे वाली चीज है बाबू, ये जो चीज पढ़ रहे हो बहुत डेंजरस चीज है, इसको ध्यान से समझना, ये कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टील का एक चेंबर बनाया जाता है, बहुत बड़ा सा। इस चेंबर के अंदर यूरेनियम के छड़, जिसे हम ईंधन बोलते हैं, छड़ लगा दिए जाते हैं यूरेनियम के। इस छड़ में लगा देने के बाद, इसमें छड़ को लगा देने के बाद, इसमें या तो भारी जल भर दिया जाता है D2O, या फिर ग्रेफाइट। ठीक से ध्यान से लाइन से समझते जाओ, हम पूछेंगे बीच बीच में कि क्या क्या रखा जाता है इसमें, उसके बाद लिखने का काम होगा। एगो चेंबर होगा, इस्पात चाहे स्टील का, बहुत बढ़िया एकदम, और उसके बाद स्टील को ही इस्पात बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, D2O, मतलब इसमें पूरा पानी भरा हुआ रहेगा, भारी जल इसको बोलते हैं, या क्या भरा रहेगा, ग्रेफाइट। अगर किसी रिएक्टर में D2O का प्रयोग किया गया है तो उसको स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर कहा जाएगा। अगर ग्रेफाइट का यूज किया गया है तो परमाणु पाइल कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको समझना है कि इसको क्यों ऐसा किया गया। D2O और ग्रेफाइट की खासियत होती है कि अगर किसी तरह भी यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन से अटैक करा दिया जाए, किसी एक पर अटैक अगर ऐसा करा दिया गया, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, नाभिक टूटेगा और फिर से कितना जनरेट करेगा, 3 गो न्यूट्रॉन। फिर वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे कि इस पर मारेंगे, तो इसमें से फिर यूरेनियम के नाभिक में से कितने न्यूट्रॉन निकालेंगे, ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और बहुत ज्यादा मात्रा में इस चेंबर के अंदर एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा। चेंबर इतना बढ़िया रखा जाता है कि इस एनर्जी के बदले ये फटे नहीं, टूटे नहीं, बहुत बढ़िया रखा जाता है, क्योंकि एनर्जी तो बहुत ज्यादा निकलेगा इसमें से। और D2O और ग्रेफाइट, इसमें ये रखा जाता है। तो दूसरी बात कि एनर्जी भले ही निकलती हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, अगर ये D2O या ग्रेफाइट नहीं होगा तो ये चेंबर कोनो काम नहीं करने वाला। कितनो तुम मोटा बना लो, उखाड़ देगा एकदम, ये फूट जाएगा एकदम साफ। लेकिन D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसका काम होता है कि न्यूट्रॉन अगर बहुत तेजी में निकल रहा है तो इनको धीमा कर देगा, स्पीड कम कर देगा। तो आपसे पूछा जाए कि भारी जल या ग्रेफाइट का काम क्या है, तो ये न्यूट्रॉन के चाल को कम कर देता है, इसीलिए इन दोनों को मंदक कहते हैं। मंदक मतलब धीमा करने वाला, बात समझ में आया, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का काम या मंदक का काम कौन करता है, यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव तुमको बहुत सारा मिलेगा, ध्यान से सुनते जाओ। एग्जाम में तुमको पूछ देगा ये परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये 2 चीज तुमको याद रखना है कि D2O यानी भारी जल और ग्रेफाइट मंदक का काम करता है। अब सुनो इसके बाद क्या करना है, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, ये चाल खाली कम किया है, नहीं तो अटैक तो करेगा ही, नाभिक पर जाकर अटैक करके फिर न्यूट्रॉन तो निकालेगा ही। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा, मतलब कि इसके न्यूट्रॉन की संख्या को कम कैसे किया जाए। तो न्यूट्रॉन की संख्या को कम करने के लिए हमारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में बहुत सारे तत्व हैं, उसमें से 2 बहुत खास तत्व है। हर तत्व का जब तक यूज नहीं हो रहा है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन जब पता चल जाए कि इसी से हमारा जान बच सकता है, इसी चीज से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत कीमती हो जाता है। तो वो दो वो चीज का नाम है बोरॉन और कैडमियम। बोरॉन और कैडमियम दो ऐसे तत्व हैं जो न्यूट्रॉन को एकदम निगल जाते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये अगर इनके पास न्यूट्रॉन तनियो मनियो मंडराएगा तुरंत खींच लेगा अपने में। यानी कि ये बहुत अच्छा अवशोषक है। किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। जितना ज्यादा आप चाहते हैं न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना, जितना ज्यादा कम करना चाहते हैं, बड़े आराम से आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बीच में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया, ऐसा सिस्टम स्प्रिंग के जरिए इसको सेट कर दिया गया कि इन दोनों में बोरॉन और कैडमियम के छड़ लगा दिए गए। ये छड़ बार बार क्या होगा, समय अपने समय के हिसाब से जब नाभिकीय संलयन की क्रिया, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होगी, तो ये बोरॉन और कैडमियम के छड़ को यहाँ पे बॉटम, इसको हम कैम कहते हैं, कैम के थ्रू आगे डिटेल आप आगे क्लास में पूरा ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि इसके थ्रू ऐसा सेटिंग किया गया रहता है कि ये जाता है अंदर, बहुत सारे जो न्यूट्रॉन निकले हुए रहते हैं, उसमें से अवांछित न्यूट्रॉन, मतलब जितना बेकार न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है जो भयानक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, उसको ये अवशोषित कर लेता है। बात बुझाया? जैसे मान के चलो हम रेड कलर से दिखा रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन है, ये 3 गो निकला, एहू में से 3 गो मान के चलो निकला, 3 गो नहीं तो बहुत ज्यादा निकलता है, तो होगा क्या कि हई आपका न्यूट्रॉन जो है ये इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा। ये अवशोषित कर रहा है इसको, ये अवशोषित कर लिया, ये अवशोषित कर लिया। ठीक है। अब ये अवशोषित कर लेगा, ये छड़ ऊपर हो जाएगा, जो छड़ है ये पूरा ऊपर चला जाएगा, बच गया कहीं गो। फिर ये गोरा अटैक करेगा तो फिर ये निकालेगा, तो फिर ये नीचे आएगा, फिर इसको अवांछित का मतलब जितना जरूरी है उतना निकाल लेगा और जितना जरूरी है उतना छोड़ देगा। अब बताओ, इसकी क्रिया को हम अब ज्यादा एनर्जी नहीं, जितना जरूरत है उतना ही ना एनर्जी हम निकाल पाएंगे। अब ये प्रक्रिया बार बार होते रहता है और यहाँ इस पे ऊर्जा निकलती रहती है। अब समस्या ये है कि ये ऊर्जा लगातार निकलती रहेगी, हीट एनर्जी लगातार इसमें से सबसे ज्यादा उष्मा निकलेगा, हीट एनर्जी लगातार निकलते जाएगा, तो चेंबर साथ में भारी जल चाहे ग्रेफाइट ये सब तो खूब गर्म होगा। अब मुद्दा ये है कि इतना ज्यादा गर्म होगा तो इस गर्मी का हम यूज कैसे करें? इसी गर्मी का तो हमको, इसी एनर्जी का तो यूज करना है। तो इस एनर्जी को यूज करने के लिए देखिए हम क्या किए, इसके चारों तरफ, ये चेंबर के चारों तरफ एगो दीवार बनाए। ठीक है, एक दीवार बना दिए, मोटा दीवार। ये दीवार की मोटाई लगभग 1.5 मीटर, 1 मीटर से 1.5 मीटर रहता है। आई कंक्रीट का दीवार रहेगा। और इस दीवार को बना देने के बाद ये दीवार बन गया है आपका, चारों तरफ बन गया है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें, इसके अंदर अधिक दाब पर पानी भर देंगे, उच्च दाब पर पानी भर देंगे या कोई और पदार्थ भर देंगे। उन पदार्थों को इसमें जब भर दिया जाएगा तो वो लिक्विड एकदम जैसे कि एक नाला टाइप का नहीं हो गया, ऐसे भर दिया जाएगा पानी, इसमें पूरा पानी भर दिया जाएगा चारों तरफ। अब बताओ, अगर इसमें पानी उच्च दाब पर हम भर देंगे तो भर देने से क्या होगा? ये पानी इसके गर्मी से ये गर्म हो जाएगा कि नहीं? गर्म हो जाएगा। अब ये पानी जो गर्म हो रहा है, आपको लगेगा कि हाँ ये भाप में चेंज हो जाएगा, तो भाप में चेंज होने के लिए इस पानी का दाब इसीलिए उच्च रखा गया है। उच्च दाब रहेगा तो जल्दी ये भाप पर चेंज नहीं होगा। या इसके अलावा आप कुछ ऐसे पदार्थ को इसमें डाल दीजिए जिसके वजह से ये तुरंत भाप नहीं बने, उड़ने नहीं लगे, ये किस चीज में रहे? लिक्विड में ही रहे। अगर ये लिक्विड में ही रह रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको प्रशीतक कहते हैं या शीतलक कहते हैं, इंग्लिश में कूलेंट कहेंगे, कूलेंट कहते हैं। तो इसमें हम क्या भर देते हैं? प्रशीतक भर देते हैं। प्रशीतक क्या करता है? अंदर की एनर्जी जो होती है उसको अपने अंदर खींच लेता है, मतलब अंदर की गर्मी इस दीवार के सहारे बाहर, मतलब इस चेंबर का जो परत है तो बहुत गर्म होगा, गर्म होता जाएगा, इसको गर्म करता जाएगा, इहो बहुत गर्म हो जाता है, ये लिक्विड खूब गर्म हो गया है ये।
अब ये अगर गर्म हो गया है तो अब इस गर्मी का हम यूज कैसे करेंगे? तो इस गर्मी के यूज करने के लिए देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कहीं बहा कर लेके जाएंगे और उसी जगह पर कोई और पानी रख करके उसको भाप बनाएंगे। ठीक है, अब भाप से टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन चलाएंगे तो मोटर से बिजली पैदा होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, बढ़िया से अब समझते हैं। हम फिगर को अच्छे से बना रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि फिगर भी कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, बताते जाइएगा ये सब हम क्या बना रहे हैं। बोलिए, ये हमने क्या बनाया? यूरेनियम का छड़ हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके चारों तरफ मैंने ये क्या बनाया? हाँ, मैंने एगो चेंबर हो गया जो इसके अंदर रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपको बताना है कि हम क्या भर रहे हैं, D2 या ग्रेफाइट। एकदम लाइन से सब बताते जाना है। ये भरा गया, इसमें ये हमने भर दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि हमने ये क्या बनाया है, ये बताइए क्या है? बोरॉन, और ये बोरॉन या कैडमियम का क्या है? क्षार है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद आपको बताना है ये बताइए क्या है? आए, एक दीवार हो गया कंक्रीट का, इसके बीच में एक नली है बहुत बड़ा, इसमें हमको क्या भरना है? प्रशीतक। प्रशीतक के रूप में कुछ भी हो सकता है उच्च दाब पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली पानी ही रहेगा, प्रशीतक बोल देना है। तो इसमें हमने भर दिया प्रशीतक, ये प्रशीतक है। इसमें प्रशीतक का काम क्या होगा? अंदर की उष्मीय ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। ठीक है, अब ये इसके पास वो ऊर्जा आता जाएगा। अब बोलो ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया है ना? ठीक है, अगर ये गर्म हो गया है, ये ऐसे घेर दिए हैं, इधर ऐसे खुला छोड़ दिया गया है। अब ये कहाँ जाएगा बता रहे हैं, पर यहाँ देखिए हम इसमें ढाल थोड़ा बना दिए। ढाल क्यों बनाए हैं? कारण ताकि इधर का प्रशीतक बहकर इधर आए। ठीक है, चलिए इधर ये बह करके आ रहा है, ये पाइप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, इस जगह पर हम एगो टैंक बना रहे हैं, उस टैंक में पानी रखेंगे और उस पानी को हम इसके जरिए क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने के लिए पानी को अगर पूरी तरह से गर्म करना है तो इस प्रशीतक को चारों तरफ फैलाना होगा। मान के चलो ये हमारा टैंक है। ठीक है, ये टैंक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पाइप आ रहा है, इस पाइप को कुछ इस टाइप से, इस टाइप से ऐसे घुमाते जा रहे हैं। बोलो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण बता सकता है सब? ऐसा क्यों किया गया, ऐसे घुमा के क्यों लाया गया? यहाँ पानी भरा हुआ है इस टैंक में, इस टैंक में पानी पूरा भरा हुआ है ना, प्रशीतक तो बहुत गर्म है। अगर प्रशीतक बहुत गर्म है तो इस गर्मी के वजह से ये सब पूरा क्या होगा? ये सब पूरा गर्म होगा। अब ये गर्म अगर हो रहा है तो गर्म होकर के ये किस रूप में बदलेगा? भाप में बदलेगा। भाप को भी हम कहीं एक जगह लेके जाएंगे, तो भाप को ले जाने के लिए यहाँ रास्ता छोड़ दिए। ठीक है, ये जो रास्ता है इस रास्ते से क्या निकलेगा? भाप निकल रहा है। ये भाप यहाँ आ रहा है, तो इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर एक हम मोटर लगा दिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इन मोटर में इस टाइप का जो लगाया गया है ये क्या है? टरबाइन हो गया। बोलो ये भाप जो आएगा, ये जो भाप आएगा, इस भाप को इस पर गिरने से क्या होगा? नाचेगा। अच्छा,
जो भाप इसको नचा दिया, नचा देने के बाद वही भाप इधर नीचे गिरेगा। अब वो जो नीचे गिरेगा तो इसको नीचे गिरने के बाद ये अगर ठंडा होने लगे तो ये किस चीज में बदल जाएगा, पानी में बदलेगा। हमने क्या किया कि यहाँ पर अलग से एगो कनेक्शन कर दिया पानी, ठंडा पानी का, कि यहाँ पर अलग से इसमें क्या जाएगा, वाटर। ये वाटर और साथ में ये भाप मिलेगा तो फिर से वही भाप किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम भेजते जाएंगे। अच्छा, अब ये पानी जब यहाँ पे आएगा तो हाई कनेक्शन दिख रहा है, इसमें क्या मिला हुआ था, प्रशीतक मिला हुआ था ना। तो ये जो आपका पानी आ रहा है, अब इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा प्रशीतक जो है, ये प्रशीतक और पानी साथ ही साथ ये जो है टैंक इसको बंद कर दिए हैं, साथ ही साथ यहाँ से ये रास्ता बंद है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रशीतक ऐसे होते हुए यहाँ पे आया, इस जगह पर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। वो पानी और प्रशीतक मतलब वो भी पानी ही है, वो पानी यहाँ से चलते हुए यहाँ आएगा, यहाँ आएगा किसके पास जाएगा, आए प्रशीतक में भी मिल जाएगा। मिल जाने के बाद फिर से इस चेंबर के जरिए क्या होगा, गर्म होकर के फिर बह करके यहाँ से आएगा। आने के बाद फिर इसके पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा, क्या बनेगा, भाप। भाप बनेगा तो भाप फिर उड़ करके इधर से आएगा पाइप के होते हुए, फिर आके वो किसको नचाएगा, टरबाइन को नचाएगा। तो क्या मिलेगा, टरबाइन को नचाएगा। टरबाइन काठी में लगा रहता है, मोटर में, सॉरी डायनेमो में, डायनेमो में लगा रहता है। डायनेमो क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा। हमको अगर बिजली चाहिए तो सिर्फ एक ही तरीका है ना कि डायनेमो में अगर हम पंखी लगा दें, उसको नचाएं, तभी ना हमको बिजली मिलता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो बस डायनेमो के टरबाइन को नचाना। अब उसको नचाने के लिए चाहे कोयला जला के भाप बनाओ, चाहे तुम यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन करा के बनाओ, बात एक ही हुआ। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ये प्रक्रिया लगातार, माने सीधे सीधे समझ लो कि अगर 1 किलो यूरेनियम हो तो 2-3 साल तक आराम से दिल्ली शहर को बिजली मिल जाएगा। समझ में आया, इतना ज्यादा उसमें एनर्जी होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। इस तरह से ये क्रिया अगर चलते रहेगा, और इसी पूरे चीज को, इस पूरी व्यवस्था को हम लोग नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं या परमाणु रिएक्टर कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में क्या क्या चीज का यूज हुआ और सबका क्या क्या हम नाम देंगे वो पहले समझिए। ये बताइए, इसके अंदर जो यूज हुआ है उसका नाम क्या होगा, भारी जल या ग्रेफाइट, ठीक है। अब बताइए ये वाला क्या है, ये ईंधन है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 92-235 ये यूज हुआ है। अब बताइए ये जो दोनों है इसके जरिए क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसको नियंत्रक छड़ कहेंगे, नियंत्रक छड़। बात समझ में आया, यानी कि जो किसको कंट्रोल कर रहा हो, न्यूट्रॉन को। बोलो क्लियर हो गया, तो ये नियंत्रक छड़ हो गया। अच्छा, इसमें जो लिक्विड यूज हुआ है प्रशीतक है, या इसको शीतलक भी बोल सकते हैं, कूलेंट भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये प्रशीतक यहाँ तक है, यहाँ पानी यूज किया गया है, वाटर के जगह पे आप यहाँ पे पानी भी लिख सकते हैं, या जल, पानी ही लिखो ज्यादा बुझाएगा, कहे कि जल नहीं बुझाया, कहीं बाई चांस कहे कि जल क्या होता है, कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ऐसे होता है, ये बताओ क्या है, ये सब भाप है। हाँ, यहाँ भी आपका क्या है, भाप ही है, भाग लिखा गया। अच्छा, ये वाला क्या है भाई, ये है डायनामो में लगा टरबाइन, डायनामो में लगा टरबाइन। बोलो क्लियर हो गया, और कुछ है,
अब इसमें प्रोसेस में तीर का चिन्ह हमको दिखाना है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम तीर के चिन्ह को ऐसे दिखाएंगे, ये इधर से, अच्छा, और ये इधर यहाँ एक तीर का चिन्ह दे देंगे, ये इधर फ्लो हो रहा है, ये इधर फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। समझ में आया? रसिकता कैसे जा रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दूसरा चीज कि इसमें फ्लोइंग कुछ इस टाइप से हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग भाप को यहाँ से निकाल रहे हैं ना, और ये वाला लाइन ये सील हो जाएगा। कहाँ गया, कहाँ गया? ये भाप यहाँ से निकल करके ऐसे आ रहा है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो अंदर से यहाँ पे नीचे की तरफ से कनेक्शन हो सकता है, तो इसको हम यहाँ बंद कर दे रहे हैं, ये बंद रहेगा। अच्छा, तो ये आपका वाटर जो है ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे फ्लो होगा नीचे की तरफ, ये फिर ये नीचे आएगा, ऐसे फ्लो होगा। बोलिए, एरो से क्लियर हो रहा है नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है? क्लियर हो गया? यही पूरा फिगर हो गया किस चीज के, नाभिकीय रिएक्टर का। अब लिखने वाला काम बाकी है, समय है। तो आप ऐसा कीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, तब फिगर बनाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर क्या कर रहा है एक्चुअल बताओ? इसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से हम कौन सी ऊर्जा बनाते हैं? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और किस प्रक्रिया द्वारा? नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नाभिकीय विखंडन को की प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराकर उसे पहले नियंत्रित किया जाता है, उसके न्यूट्रॉन को नियंत्रित किया जाता है और उससे क्या प्राप्त किया जाता है? विद्युत ऊर्जा। बात समझ में आया? तो चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिख लिए हो ना? लिखो, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी व्यवस्था है, 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 नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन को कराकर नाभिकीय विखंडन को कराकर इसे नियंत्रित करके नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। हो गया? अब फिगर बनाना होगा। फिगर यूट्यूब से कर लोगे कि बनाओगे अभी? आए कहोगे तो लिखवा देंगे। आए या तो लिखो नहीं तो फोटो बनाओ, दोनों में से कौन एक होगा? ग्रुप में डाल देंगे तो हो जाएगा फोटो। आए ठीक है, तो फिगर का जगह छोड़ दो, फिगर का जगह छोड़ दो और सब के बारे में लिखते चले जाओ। चलो, सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे? आए ईंधन के बारे में। तो ईंधन लिखकर डैश पहले लिख देना ना कि परमाणु नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग, नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग, प्रमुख भाग, प्रमुख भाग लिखा गया। अब आप नीचे एक नंबर में लिख लीजिए ईंधन, और डैश देख के लिखिए। लिखिएगा इस्पात के
इस्पात के बने हुए एक मोटे चैम्बर में इस्पात के बने हुए एक मोटे चैम्बर में बानवेर यूरेनियम 235 के कुछ क्षण लगे रहते हैं जिनका नाभिकीय विखंडन कराया जाता है हो गया। अब बोलिए क्या लिखिएगा। अब क्या लिखेंगे? मंदक, मॉडरेटर किसके बारे में? भारी जल ग्रेफाइट के बारे में। तो मंदक लिख के डैश 2 नंबर में मंदक डैश देके लिखिएगा। चैम्बर के अंदर भारी जल या ग्रेफाइट भर देते हैं, भरे हुए रहते हैं लिखेगा, भरे हुए रहते हैं, भारी जल या ग्रेफाइट भरे हुए रहते हैं जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन को धीमा कर देते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन को धीमा कर देते हैं। इसीलिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक कहा जाता है। इसीलिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक कहा जाता है। इसीलिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक कहा जाता है। उसके बाद बोलिए क्या लिखिएगा? हाँ, नियंत्रक क्षर लिखिएगा। नियंत्रक क्षर, कंट्रोल रॉड्स। नियंत्रक क्षर इस छ से लिखा है, गलती लिख दिए हैं। नियंत्रक क्षर ऐसे, कंट्रोल रॉड्स लिख करके डैश दीजिए। लिखिए, बोरॉन और कैडमियम ऐसे तत्व हैं, बोरॉन और कैडमियम ऐसे तत्व हैं जो बोरॉन और कैडमियम ऐसे तत्व हैं जो न्यूट्रॉन के सबसे अच्छे अवशोषक हैं, जो न्यूट्रॉन के सबसे अच्छे अवशोषक हैं। अच्छे अवशोषक हैं। इन्हें जब चैम्बर के अंदर ईंधन के बीच डाला जाता है, तो इन्हें जब चैम्बर के अंदर ईंधन के बीच डाला जाता है तो ये अवांछित न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। अवांछित न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए
बोरॉन और कैडमियम के क्षार को नियंत्रक क्षार कहते हैं। इसीलिए बोरॉन और कैडमियम के क्षार को नियंत्रक क्षार कहते हैं। बोरॉन और कैडमियम के क्षार को नियंत्रक क्षार कहते हैं। अब क्या लिखिएगा? प्रशीतक या शीतलक, प्रशीतक या शीतलक, जिसको कूलेंट भी बोल सकते हैं। प्रशीतक या शीतलक लिखिएगा। चैम्बर के चारों तरफ, चैम्बर के चारों तरफ कंक्रीट से 1.5 मीटर तक 1.5 मीटर तक मोटी दीवार बनाई जाती है। 1.5 मीटर तक मोटी दीवार बनाई जाती है एवं चैम्बर तथा दीवार के बीच चैम्बर तथा दीवार के बीच छोड़ी गई जगह पर उच्च दाब पर जल या CO2 भर दिया जाता है। जो चेंबर के अंदर की उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए इस जल या CO2 को प्रशीतक कहते हैं। इसलिए इस जल या CO2 को प्रशीतक कहते हैं। हो गया। अब हम लोग को इसका पूरा तो रचना हम पढ़ लिए। अब क्रिया विधि हम लोग को समझना होगा कि क्रिया विधि क्या होता है। तो नीचे अब क्या लिखेंगे? क्रिया विधि लिख करके डैश। आइए इतना दूर तक समझिए कि रचना भी हो गया, ठीक है, और भाग भी हो गया। तो अब लिखना है आपको क्रिया विधि लिख करके डैश। बोलें, क्रिया विधि लिख करके डैश दीजिए। लिखिएगा चैम्बर के अंदर उपस्थित ईंधन पर न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कराने से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब निकलने वाले न्यूट्रॉन को मंदक धीमा कर देते हैं। फिर नियंत्रक क्षर
अवांछित न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। 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 चेंबर के अंदर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है। चेंबर के अंदर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है। ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है। इस ऊर्जा को प्रशीतक ग्रहण करके, इस ऊर्जा को प्रशीतक ग्रहण करके चैम्बर से अलग पाइप द्वारा पानी के एक टंकी तक पहुंचाया जाता है। पानी के एक टंकी तक पहुंचाया जाता है। पानी के एक टंकी तक पहुंचाया जाता है। देखो यहाँ फिगर में ये जो है ना, ये जो देख रहे हो पानी का क्या है, टंकी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पानी की टंकी। ये पानी का, एक मिनट, एरो हम इस पर ये क्या है, पानी की टंकी। ये लिखना भूल गए थे, पानी की टंकी। बात समझ में आया? उसमें लिखिएगा पानी के टंकी के अंदर उपस्थित पानी प्रशीतक की उष्मीय ऊर्जा के कारण इतना गर्म हो जाते हैं कि भाप बन जाते हैं। इतना गर्म हो जाते हैं कि भाप बन जाते हैं। फिर उस भाप को एक डायनामो के टरबाइन पर गिराया जाता है। फिर उस भाप को एक डायनामो के टरबाइन पर गिराया जाता है। डायनामो के टरबाइन पर गिराया जाता है। तो टरबाइन घूमने लगती है। और हमें डायनामो से बिजली प्राप्त होता है। डायनामो से बिजली प्राप्त होता है। हो गया? अभी आपका अध्याय समाप्त हो गया। कल से हम लोग अब लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।